हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। 6521 कोड है, सेट 1 है। तो 65-2 कोड जिनका भी है वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। 65-2 1 2 3 सेट हो सकता है, बट 65-2 कोड वाले अपना आंसर चेक कर लेना। मोस्टली क्वेश्चन सेम ही है। तो एग्ज़ाम कैसा गया कमेंट करना। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है मैथ्स का। तो आई होप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ईजी था, हार्ड था, कमेंट कीजिएगा। तो हम इसका सोल्यूशन करेंगे। इसका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। यानी कि आपको प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना था, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्शन नहीं बोला, प्रोजेक्शन वेक्टर बोला था आपको। तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, सिर्फ प्रोजेक्शन वाइज तो ये वाला आंसर होना चाहिए था। अगर जस्ट प्रोजेक्शन बोलते ना तो ठीक था, ए डॉट बी अपॉन बी। बट यहाँ पे प्रोजेक्शन वेक्टर बोला गया था, इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। इसको मैं थोड़ा समझा भी देती हूँ। तो देखिए, आपको पता है ना, प्रोजेक्शन, अगर प्रोजेक्शन की बात हो रही है तो वो स्केलर होता है। जस्ट प्रोजेक्शन में बात कर रहे हैं तो स्केलर है। अगर ए ऑन बी निकालना है तो ए ऑन बी का मतलब ए वेक्टर तो पूरा, और बी पे निकालनी है तो बी का यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये होता है प्रोजेक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला। ए का वेक्टर और ऑन बी बोला है तो बी का डायरेक्शन वेक्टर। तो ए वेक्टर एज इट इज एंड बी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो अगर जस्ट प्रोजेक्शन बोली है तो उसका मतलब आपको ये आंसर था या ये। ठीक है, प्रोजेक्शन एक स्केलर है, बट आपको क्वेश्चन में वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन का वेक्टर बोला है या प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है। तो ए ऑन बी जब मैं निकालूंगी तो इसमें स्केलर पार्ट तो लूंगी, ये वाला जो स्केलर पार्ट आया है प्रोजेक्शन, और साथ में आपको इसमें डायरेक्शन पार्ट भी लेना पड़ेगा क्योंकि वेक्टर बोला है। तो ये तो स्केलर पार्ट होता है, प्रोजेक्शन बोले तो सिर्फ स्केलर पार्ट है, एंड वेक्टर बोला तो इसका इसका डायरेक्शन बी पे भी दोबारा देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो प्रोजेक्शन मतलब जस्ट स्केलर पार्ट होता है, और जब आप वेक्टर प्रोजेक्शन बोल रहे हो तो स्केलर तो लो ही लो और साथ में बी यूनिट वेक्टर भी लो क्योंकि बी ए है। ठीक है, अब यहाँ पे इस यूनिट वेक्टर को फिर से खोलोगे तो बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड आ जाएगा ना। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अब बी बी दोनों दो बार हो गए तो बी का स्क्वायर एंड साथ में यहाँ बी, तो इसलिए इसका आंसर ये वाला होगा, ऑप्शन ए। अगर सिर्फ प्रोजेक्शन होता तो इसका मतलब आपका आंसर ये होता। अभी प्रोजेक्शन वेक्टर बोला है इसलिए आंसर ये है, ऑप्शन ए। किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन टिक किया है कमेंट करना, और किस किस ने आपका ऑप्शन बी करेक्ट किया है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर में, तो इसलिए बी ऑप्शन आंसर नहीं है, प्रोजेक्शन वेक्टर है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आई होप मोस्टली बच्चों ने ए ऑप्शन पे टिक किया होगा, कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन दिया हुआ था और इंक्रीजिंग पूछा है, किस इंटरवल पे है। तो पहले फंक्शन दिया फिर इंक्रीजिंग निकालना है। तो यहाँ पे जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन निकालना हो तो आप पहले एफ एक्स दिया है ना आपको, तो आप उसका पहले डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डेरिवेटिव एक्स, ये डेरिवेटिव का साइन है, एफ डेरिवेटिव एक्स। तो एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2 आ गए, एक्स पे एक पावर, एंड 4x का करोगे तो 4, एंड 6 कॉन्स्टेंट है 0। तो ये इसका डेरिवेटिव तो सबको निकालना आता होगा। फिर इसके बाद आपको इसकी डेरिवेटिव को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। देखो ये 2 कॉमन निकल सकता है, एक्स अंदर बचा इसमें से 2, तो 2x माइनस 2। अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, अगर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आप ये जो x के फैक्टर आए इनको इक्वल टू 0 करो तो x की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि -2 है तो +2 आ गई। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव करो, उसको 0 के इक्वल रख के x की जो वैल्यू आती है वो क्रिटिकल पॉइंट्स होती है। अब क्रिटिकल पॉइंट आपको जो नंबर लाइन है -∞ से इन्फिनिटी, उस पर कहाँ पे ब्रेक हुई है, 2 पे ब्रेक हुई है। ठीक है, अगर मैं 2 से इन्फिनिटी का एक इंटरवल देखूँ तो 2 से इन्फिनिटी में कोई एक नंबर ले लो, 3 ले लो। 2 से 3 इन्फिनिटी में 3 आता है ना, अब 3 को इसमें रख के देखो, 2 तो पॉजिटिव है, 3 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि 1 आएगा ना प्लस का, तो ये भी प्लस, मल्टीप्लाई में प्लस 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 का इंटरवल, यानी यहाँ पे कोई भी नंबर लोगे तो प्लस मिलेगा आंसर, स्लोप जो होगा वो आपको पॉजिटिव मिलेगा। और अगर यहाँ से कोई नंबर लेते हो तो 2 से -∞ पे मान लो 1 ले लो। ठीक है, 2 से -∞ पे एक 1 आता है ना बीच में, तो 1 लिया, तो यहाँ पे 2 तो पॉजिटिव, 1 - 2 कैसा आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना। तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव, यानी इस इंटरवल पे आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा। तो जब पॉजिटिव स्लोप होगा तभी तो आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो आपको क्या करना होता है, इंक्रीजिंग के लिए इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करो, क्रिटिकल पॉइंट आएगा, ये नंबर लाइन उस क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक हो जाती है। फिर हर एक इंटरवल में देखो कहाँ पे प्लस आ रहा है, ये
डेरिवेटिव, एंड कहाँ पे माइनस आ रहा है, प्लस का मतलब पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव स्लोप। तो आपको तो इंक्रीजिंग बोला है तो पॉजिटिव स्लोप चाहिए। तो 2 देखो यहाँ पे 2 से लेके इन्फिनिटी तक, अगर आप 2 भी लोगे देखो 2 माइनस 2 तो भी ये 0 आएगा ना, तो यानी 2 इंक्लूडेड करना है। 2 से लेके इन्फिनिटी, 2 ओपन नहीं होना चाहिए, 2 आपका क्लोज में आएगा। 2 से इन्फिनिटी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। किस किस बच्चे ने ऑप्शन डी पे टिक किया है, बिल्कुल ठीक है उनका, 2 से इन्फिनिटी, डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो थर्ड, ये तो आपकी सीधा प्रॉपर्टी आ गई। f2a माइनस एक्स अगर fx है तो आपको fx 0 to 2a को क्या लिख सकते हो, तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। अगर 2a माइनस एक्स fx है तो ये fx 0 to 2a है, तो ये आपका कैसे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, अगर मैं 2a को 0 to a करना चाहती तो 2 बाहर लेना पड़ेगा और fx लिखना पड़ेगा, तो ये प्रॉपर्टी ही है डायरेक्ट। तो इसका अगर ये आपको गिवन हो तो ये वाला जो है ये इसके इक्वल होता है। 0 to a लिमिट आधी हो जाएगी एंड fx आ जाएगा, तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है इसका भी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। 0 to a 2 डबल करना है fx dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फोर्थ, इफ़ ए आपको गिवन है मैट्रिक्स और बोला ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आपको 2x + y निकालना है। तो पहले ए अगर सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की कंडीशन लगा दो। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, देखो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है कि ए अपने ट्रांसपोज के इक्वल होता है, यही तो होती है सिमेट्रिक की, है ना। अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन तो आपको पता है ना क्या होती है, ए ट्रांसपोज ए नेगेटिव के इक्वल होता है, ये स्क्यू सिमेट्रिक की होती है। बट सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा, है ना। अब ए आपको गिवन है मैट्रिक्स तो ये मैट्रिक्स लिख दिया, और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी आप बना सकते हो। ए ट्रांसपोज कैसे बनेगा, इसका जो रॉ है ना, रॉ को इसका कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम और रॉ इंटरचेंज कर दो, यानी ये जो रॉ में था, रॉ थी ना ये, तो ये रॉ की जगह ये कॉलम बन जाएगा। ऐसी ये वाली रॉ ये कॉलम में आ जाएगी, ये वाली रॉ इस कॉलम में आ जाएगी, है ना। तो ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स बन जाएगा। अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो जैसे ये 6x वाला कौन सा वाला है, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम है ना, तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम। तो 6x आपका 12 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 हो जाएगी। आप कहीं से भी x निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लो, 2x आपका 4 है ना, तो x 2 ही आएगा, तो कहीं से भी निकालो x 2 आएगा। इसके बाद मुझे y भी निकालना है, तो y मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे 4y 8x के इक्वल कर दो, है ना, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग है। तो 4y 8x, x निकाल लिया 2, 8 2 = 16 एंड 4 से डिवाइड कर दो तो 4 आ जाएगा y। अब आपका x y आ गया, आपको 2x + y निकालना है लास्ट में। 2x मतलब 2 2 = 4 एंड y 4 है तो 8 आ जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर भी ऑप्शन डी पे टिक था। तो आई होप सबका आंसर 8 आया होगा, कमेंट ज़रूर करना। एंड अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। अदर कोर्स के सोल्यूशन का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसके अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आप चेक कर लेना। एंड अगर नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे हो तो सारे क्वेश्चन पेपर्स को आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ, इफ़ y = sin इनवर्स x है एंड x की वैल्यू -1 से 0 है तो रेंज ऑफ y क्या होगी। तो देखो y एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin इनवर्स x। अब आपको sin इनवर्स x की वैसे तो आपने रेंज याद की होगी, आप कहोगे sin इनवर्स की रेंज तो -π/2 से +π/2 होती है ना। बट वो ध्यान रखो उसमें x जो डोमेन होता है ना sin x का, जब sin इनवर्स x का डोमेन आपका -1 से +1 होता है, तब आपकी जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 होती है। ये सबको पता है ना, क्योंकि -1 पे π/2 माइनस का मिलेगा और 1 पे π/2 मिलेगा। बट आपको कंडीशन यहाँ पे x के लिए -1 से 0 दी हुई है, तो -1 तो -π/2 में मिलेगा एंड 0 आपको 0 में मिलेगा ना। तो यानी इस पर देखो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का साइन है ना, तो ये क्लोज इंटरवल पे आ जाएगा। तो रेंज आपकी अगर x -1 से 0 है तो ये आएगी, अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो ये आती। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही है फिफ्थ का। आई होप सबका फिफ्थ का आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर आपका -π/2 से 0, और क्लोज इंटरवल इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन था, तो इसलिए क्लोज इंटरवल यहाँ भी आएगा और यहाँ भी आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोनों में इक्वल है ना, तो इक्वल का मतलब क्लोज इंटरवल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सिक्स्थ, इफ़ अ लाइन मेक्स एंगल 3π/4 π/3 एंड थीटा, ये थीटा है,
एक एंगल 3π/4, दूसरा π/3 एंड थीटा है, और बोला पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो आपको थीटा निकालना है। तो लाइन मेक्स एंगल, एंगल मतलब ये कॉस अल्फा है, ये बीटा है कॉस बीटा, एंड ये कॉस गामा है ना। अब आपको इन तीनों में एक रिलेशन पता होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। एक्चुअल में ये इनमें एक रिलेशन होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है ना, ये सबको पता होगा। तो जब भी आपको दो एंगल दिए और तीसरा निकालना हो तो आप यही रिलेशन लगाते हो। इसको हम एल कहते हैं कॉस अल्फा को, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है ना। ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, इनमें रिलेशन होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर। एल मतलब कॉस अल्फा, एम मतलब कॉस बीटा, एन मतलब कॉस गामा, उन पर स्क्वायर लग के प्लस करके 1 आता है। तो ये कंडीशन याद रखो। अब कॉस अल्फा की वैल्यू आपको 3π/4 बोली थी, अल्फा 3π/4 था, और देखो लिखा भी हुआ है ना, एक्स के साथ कौन सा एंगल है 3π/4, तो एक्स के साथ तो कॉस अल्फा बनता है ना, तो कॉस अल्फा 3π/4 एंगल दिया हुआ है और उस पर स्क्वायर भी लगा है। फिर कॉस बीटा, बीटा आपको π/3 दिया है, तो कॉस π/3 एंड स्क्वायर लगा दो। कॉस स्क्वायर गामा, गामा जेड एक्सिस के साथ है, वो थीटा दिया हुआ है, और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1। अब 3π/4 को क्वाड्रेंट वाइज सॉल्व कर लो, ये पाई माइनस π/4 लिख सकते हो। अब पाई माइनस π/4 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव साइन होगा, है ना, और यहाँ पे स्क्वायर है। कॉस 60 की वैल्यू तो सबको पता है हाफ, कॉस स्क्वायर थीटा हमें निकालना है। अब ये माइनस स्क्वायर में है ना, तो माइनस तो हट जाएगा, कॉस π/4 मतलब 45 1/√2, और उस पर स्क्वायर लगा है 1/4 कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाके माइनस करना है। तो इतना सिंप्लीफिकेशन तो सबको ही आता होगा, है ना। तो ये 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 बन जाएगा, एंड 1/4 साथ में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, तो ये इन दोनों को यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो, 4 आएगा, एंड ये 2 2 ज़ा तो 2, एंड ये 4 1 ज़ा 1, तो 2 + 1 4, और ये प्लस हो रहा था तो माइनस हो जाएगा। 1 - 3/4, इसका भी एलसीएम ले लेना, 1/4 आएगा। स्क्वायर है तो 1/4, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, रूट लगेगा, तो आंसर, रूट का आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, बट प्लस माइनस आता है, बट आपको क्योंकि बोला कि पॉजिटिव डायरेक्शन में है इसलिए मैंने जस्ट प्लस लिया है इसका। तो प्लस हाफ, कॉस थीटा प्लस हाफ है, तो आपको तो थीटा निकालना है ना, तो कॉस थीटा अगर प्लस हाफ है तो हाफ कब होता है, कॉस π/3 में ना, कॉस 60 की वैल्यू हाफ होती है, तो थीटा आपका π/3 आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर है। तो आई होप डायरेक्शन को साइन का रिलेशन सबको आता होगा। तो थीटा यहाँ पे π/3 है, ओनली π/3 है, प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि आपको पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है इसलिए प्लस ही लेना है जस्ट। ओके तो यानी कि आपका जस्ट π/3 होना चाहिए, बी ऑप्शन आंसर है इसका। तो आई होप सबका आंसर यही आया होगा, और अदर कोर्स के सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, चेक कर लेना प्लेलिस्ट को, प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो ताकि आपको इसका कंप्लीट सोल्यूशन मिले। 7 देखो, इफ़ ई एंड एफ आर टू इवेंट्स सच दैट पी ई ग्रेटर देन 0, पी एफ नॉट इक्वल टू 1, पी ई नॉट अपॉन एफ नॉट निकालना है। कंडीशनल प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो ई नॉट एफ नॉट, कोई भी कंडीशनल प्रॉबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर A/B है इसका मतलब A की निकालनी है और B गिवन है, यही तो था कंडीशनल का मतलब। तो A और B के इंटरसेक्शन की प्रॉबिलिटी ऊपर और B जो गिवन है उसकी प्रॉबिलिटी नीचे, ये फॉर्मूला होता है कंडीशनल का। ओके अब आपको यहाँ भी कंडीशन लगाओ, ई और एफ नॉट का इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, नॉट है तो नॉट लगाओ साइन, और नीचे जो गिवन है एफ नॉट उसकी प्रॉबिलिटी, ये कंडीशन का फॉर्मूला लगाना है। अब आपको ये डी मॉर्गन्स लॉ पता है, जब ये नॉट अलग अलग पे लगा होता है, तो जब नॉट अलग अलग पे लगा हो तो हम अगर इकट्ठा नॉट लगाते हैं ई और एफ में, ऐसे करके पूरा नॉट लगाना चाहते हैं, अगर अलग अलग पे लगाए और पूरा इकट्ठा लगाना चाहते हैं तो इंटरसेक्शन का जगह यूनियन आ जाता है, ठीक है। और प्रॉबिलिटी ई यूनियन एफ का नॉट की कैसे निकलेगी, 1 में से ई यूनियन एफ के होने की प्रॉबिलिटी हटा देते हैं, है ना। तो पहले तो डी मॉर्गन लॉ में अलग अलग ये नॉट ना लगा के इकट्ठा नॉट लगाओगे तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदलेगा, और कोई भी चीज़ की नॉट की प्रॉबिलिटी कैसे निकलती है, 1 में से उसके होने की प्रॉबिलिटी, तो 1 माइनस यूनियन के होने की प्रॉबिलिटी, नॉट की प्रॉबिलिटी निकालनी है तो 1 में से यूनियन के होने की प्रॉबिलिटी अपॉन में नीचे एफ नॉट। तो ये आपका ऑप्शन डी था, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सबको आता होगा, कंडीशनल के बाद ये डी मॉर्गन लॉ। ओके तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू भी हो सकता है। सिमेट्रिक का मतलब वो अपने आपके इक्वल भी हो और नेगेटिव के भी इक्वल हो,
तो यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का मतलब तो समझ गए, डायगनल में 1 1 1 होगा डायगनल एलिमेंट, तो यहाँ पे ट्रांसपोज के इक्वल नहीं आएगा ये अपने, डायगनल मैट्रिक्स भी नहीं आता अपने, रॉ मैट्रिक्स भी नहीं आएगा। नल मैट्रिक्स जो होगा वो सिमेट्रिक भी हो सकता है और स्क्यू भी हो सकता है। नल मैट्रिक्स इसका आंसर है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो नल मैट्रिक्स क्वेश्चन 8 का आंसर है। आई होप सबने यही लिखा होगा। नेक्स्ट देखो, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू दिस वेक्टर एंड पासिंग पॉइंट है आपको 4 -3 7। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको पासिंग पैरेलल वेक्टर दिया हुआ है ना, पैरेलल वेक्टर का मतलब वेक्टर बी गिवन है आपको, वेक्टर बी डायरेक्शन रेशो देता है, ये तो सबको पता है ना, वेक्टर बी जो भी पैरेलल वेक्टर होता है वो डायरेक्शन रेशो देता है। तो इसमें एक्स की डायरेक्शन 3 है, यानी ए आपका 3 हो गया, ए बी सी डायरेक्शन रेशो होते हैं ना, ए आपका 3 आ जाएगा, बी आपका जो वाई के साथ है, वाई के साथ कितना है 1 है, और सी जो के कैप के साथ है 2। अब यानी आपको डायरेक्शन रेशो मिल गए। अब आपको पता है कोई भी लाइन की इक्वेशन अगर मैं इसकी कार्टेशियन फॉर्म में लिखूँ तो x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c एंड सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो t के फॉर्म में दिया हुआ है, कई बार हम लैम्डा लिख देते हैं, कई बार म्यू लिख देते हैं, फिलहाल यहाँ पे t है। अब मेरे को और क्या दिया हुआ है, मुझे पासिंग पॉइंट दिए हुए। पासिंग पॉइंट को हम किससे डिनोट करते हैं, पासिंग पॉइंट आपके होते हैं पासिंग पॉइंट होते हैं x1 y1 z1, ये पासिंग पॉइंट होते हैं। तो मैं x1 y1 z1 अगर यहाँ पे रखूँ तो देखो x1 आपको 4 दिया हुआ था और y1 पासिंग पॉइंट -3 दिया है और ये 7 दिया है ना, ये पासिंग पॉइंट आपको दिए हुए 4 -3 7, ये पासिंग पॉइंट है। पासिंग पॉइंट का मतलब x1 y1 z1, ओके। और ये जो पैरेलल वेक्टर ये आपको डायरेक्शन रेशो देता है a b c। अब a b c तो मुझे मिल गए 3 1 और 2, 3 1 और 2 एंड पासिंग पॉइंट मैंने यहाँ रखे x, तो एज इट इज पासिंग पॉइंट x1 कितना है 4 है ना, 4 है एंड अपॉन में 3 एंड ये सब सारे रेशो किसके बराबर है, t के बराबर है। तो पहले मैंने इसको t के बराबर किया तो इससे मेरा x निकल के आ जाएगा। पहले तो डिवाइड को यहाँ लगा के मल्टीप्लाई करो 3t एंड प्लस में 4, या फिर आप कह सकते हो कि जो x होता है ना वो जो भी पासिंग पॉइंट होता है x1 प्लस जो भी डायरेक्शन रेशो होता है और साथ में ये होता है। x कैसे निकलता है, पासिंग पॉइंट प्लस डायरेक्शन रेशो ऑफ ए टी। फिर ऐसे ही y कैसे निकलेगा, पासिंग पॉइंट y1 प्लस बी टी। और z कैसे निकलेगा, z1 पासिंग पॉइंट z1 प्लस सी, बी के बाद c आएगा ना यहाँ पे। तो ऐसे करके ये पॉइंट्स निकलते हैं। तो x1 आपका 3 था, 3t प्लस सॉरी ये कितना था, a कितना था 3 था ना, a 3 था, तो 3t प्लस 4 या 4 प्लस 3t बोल लो, ये 4 है पासिंग पॉइंट प्लस 3t, तो ये आ जाएगा। सेम ऐसे ही ये y1 कितना था आपका, y1 -3 था ना, तो -3 एंड साथ में b 1 था आपका 1t, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसे अपने ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो सी ऑप्शन आपका ठीक बैठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी 3t + 4 t - 3 2t + 7, सी ऑप्शन इसका आंसर है। बाकी ट्रिक मैंने बता दी। अगर आपको पासिंग पॉइंट पता हो और पैरेलल वेक्टर पता हो, पैरेलल वेक्टर से ए बी सी निकाल लिया करो। पासिंग पॉइंट होता है x1 y1 z1, तो x निकालने का फॉर्मूला ये है, y निकालने का ये है, z निकालने का ये है। तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज मैंने कार्टेशियन से पूरा सिखा दिया। आई होप ऑप्शन सी सबने टिक लगाया होगा। कमेंट करके बताना। नेक्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन दे दी है मैंने, तो इसलिए इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 4 फ्रेंड है, अभय, बीना, छाया और देवेश। उन्होंने सिंप्लीफाई किया इसको। अब ये मैट्रिक्स फॉर्म है ए बी कभी बी ए के साथ सॉल्व नहीं होगा मैट्रिक्स में, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये सबको पता है ना। ए बी के साथ सॉल्व होता है, बी ए के साथ सॉल्व होता है। उसके बाद आपको अभय ने आंसर ये दिया, बीना ने दिया, छाया ने दिया, देवेश ने आंसर ये दिया। अब पूछे किसका आंसर करेक्ट है, तो पहले हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 4ab एंड ये 3 ब्रैकेट के बाहर है तो ये दोनों से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3ab 3ba एंड -4ba। 4ab से 3ab से प्लस होगा 7ab, ba से सॉल्व होगा क्योंकि ab नॉट इक्वल टू ba मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होता, तो ये सिर्फ इसके साथ सॉल्व होगा। प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा, बड़ा ये है, तो 4 में से 3 1 ba माइनस का। अब ये इससे क्योंकि इससे प्लस नहीं होगा ना, क्योंकि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, तो ये एज इट इज़ रहेगा। तो बीना का आंसर बिल्कुल ठीक है, देखो बीना ने यही आंसर दिया 7ab - ba, तो यहाँ पे बीना का आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने ऑप्शन बी पे टिक लगाया उनका बिल्कुल ठीक है, तो बीना का आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी रेडियस दी हुई थी आपको 10 और आपको बोला था उसमें शुगर भरनी है किस रेट से, 100 पाई cm³ x सेकेंड। देखो यहाँ से मुझे पता चल गया सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम और
सेकंड का मतलब टाइम, तो ये एक्चुअल में आपको रेट दिया हुआ है वॉल्यूम और टाइम का। तो वॉल्यूम मतलब v और टाइम मतलब t, तो ये आपको dv/dt दिया हुआ। dv/dt देखो यूनिट से मालूम कर लिया करो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम होता है और सेकंड का मतलब टाइम। तो ये आपको dv/dt दिया है 100 और रेडियस दिया है 10। आपको निकालना है कि क्वेश्चन में किस रेट से हाइट ऑफ शुगर इंक्रीज हो रही है। तो आपको रेट हाइट का निकालना है ना, रेट जब भी बोले तो टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, यानी आपको हाइट का रेट मतलब dh/dt निकालना है। ठीक है, तो मैं पहले मेरे को dv/dt दिया, dv/dt किससे आएगा, वॉल्यूम के फॉर्मूले से आएगा। अब सिलेंडर है ना ये, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ले लो। वॉल्यूम को डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरे को dt दिया हुआ है तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में करूँगी, तो वॉल्यूम dv/dt हो जाएगा, डिफरेंशिएट करूँगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो v dv/dt। अब क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में करना है और टाइम की रिस्पेक्ट में करना है और निकालना हाइट है dh/dt, तो हम इस पाई आर स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि ये मुझे dh/dt चाहिए ना, तो ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो एज इट इज़ आएगा, इस पर कोई पावर को आगे मत लाना, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट बन गया आप, क्योंकि हाइट के रिस्पेक्ट में निकाल, वैसे तो टाइम की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो बट हाइट को निकालने के लिए कर रहे हो, इसलिए इसका स्क्वायर मैटर नहीं कर। हाँ एच पे स्क्वायर होता तो फिर आप 2 आगे लाते, बट ये कांस्टेंट बन गया है तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, कांस्टेंट एज इट इज़। एच का डिफरेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में कर दो dh/dt। ये आपको गिवन है 100 ये एज इट इज़। dh/dt आपको निकालना है, dh/dt यहीं रहेगा, पाई से पाई भी कट गया, मल्टीप्लाई में था कट गया, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दो क्योंकि ये निकालना है। आर कितना था 10, स्क्वायर है तो 2 बार 10 10 100 100 बन जा 100, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड आंसर किस किस का आया, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप ये सबको आता होगा। ठीक है, जब हाइट के रिस्पेक्ट में करना है ना, हाइट का करना है तो इसको कांस्टेंट मानना है, इसका 2 आगे मत लाना। हाँ एच पे स्क्वायर होता तो 2 आगे आ जाता। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी किस किस बच्चे का आया कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था पी एंड क्यू 2 यूनिट वेक्टर है, अल्फा उनके बीच का एंगल है और आपको बोला पी प्लस क्यू भी अगर यूनिट वेक्टर है तो अल्फा की क्या वैल्यू है। तो पी एंड क्यू यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है कि पी का मैग्नीट्यूड और क्यू का मैग्नीट्यूड 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, और आपको पी प्लस क्यू भी यूनिट वेक्टर बोल दिया, यानी कि पी प्लस क्यू जो वेक्टर ओवरऑल है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। ये कहना चाह रहा है ना, पी प्लस क्यू यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब जब भी ये सिंगल में दे, कोई भी वैल्यू दे बट ये सिंगल में दे तो आंसर कुछ निकलेगा नहीं, तो आपको क्या करना होता है, स्क्वायरिंग करनी होती है। तो पी प्लस क्यू के मैग्नीट्यूड पे मैंने स्क्वायर लगाया तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, है ना, स्क्वायरिंग कर दी। अब आपको पता है कोई भी वेक्टर ए है अगर, ठीक है, वेक्टर ए पे अगर स्क्वायर है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर इस पूरे पे इसके पूरे मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर है तो इसको हम लिख सकते हैं इसका वेक्टर डॉट इसका वेक्टर, इसको 2 बार लिखने के लिए इसका डॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे। एंड ये 1, अब डॉट में डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, पी का पी के साथ डॉट तो पी स्क्वायर हो जाएगा, पी का पी के साथ डॉट पी का होल स्क्वायर, है ना। ऐसी पी का क्यू के साथ तो पी डॉट क्यू, एंड फिर क्यू का पी के साथ तो क्यू डॉट पी। अब आपको पता है पी डॉट क्यू क्यू डॉट पी के इक्वल होता है, तो इसलिए डबल पी डॉट क्यू हो जाता है, डॉट इक्वल होते हैं पी डॉट क्यू चाहे क्यू डॉट पी। तो यहाँ भी क्यू पी आया, यहाँ भी पी क्यू आया, तो 2 पी क्यू डॉट आ जाएगा। एंड क्यू क्यू से करा दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्यू डॉट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी तो सबको खोलनी आती होगी, इक्वल टू 1। इसका ये यूनिट वेक्टर था ना वेक्टर पी, तो इसमें 1 रख दिया, इसके मैग्नीट्यूड 1 1 का स्क्वायर 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 1 का स्क्वायर 1। 2 पी डॉट क्यू का फॉर्मूला खोल दो, पी का मैग्नीट्यूड क्यू का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया। अब ये कॉस थीटा के लिए सॉल्व करना है, 1 को प्लस है तो यहाँ ले जाके माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू 1 1 रख दो, मैग्नीट्यूड है तो ये भी यूनिट वेक्टर ये भी यूनिट वेक्टर और ओवरऑल वेक्टर भी यूनिट वेक्टर था, है ना। तो इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, 2 1 जा 2 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा ये 2 जो है डिवाइड में आ गया, माइनस हाफ का मतलब कब होती है हाफ वैल्यू 60 में ना, तो π/3 और माइनस भी है। अब इसे क्वाड्रेंट वाइज सॉल्व करो तो -π/3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पाई माइनस 2π/3 ना, हाँ तो π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, हाँ तो माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हो, -cos 60, है ना, कॉस की टर्म में कॉस है तो यहाँ इसको कॉस की टर्म में लिखो, तो -cos 60, है ना, cos 60 हाफ होता है तो -cos 60। अब माइनस है क्योंकि तो क्वाड्रेंट में cos पाई माइनस π/3 करो सेकेंड क्वाड्रेंट। अब पाई माइनस π/3 तो पॉजिटिव कर दिया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो इसे मैंने सेकेंड क्वाड्रेंट पे भेज दिया,
तो ये नेगेटिव हट जाता है। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई 3, अब कॉस से कॉस कंपेयर करो तो थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 3। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, 2 पाई बाई 3 डी ऑप्शन। तो ये वैल्यू याद भी रखा करो, जब पी और क्यू दोनों यूनिट वेक्टर तो उनका जो सम वाला वेक्टर आएगा वो भी 2 बाई 3 होता है। नेक्स्ट देखो, एक्स आपको फिर से दे दिया, अभी मैंने बना के भी दिया था आपको। एक्स क्या होता है, पासिंग पॉइंट प्लस, अभी बताया था ना, एक्स क्या होता है, x1 प्लस ए टी, वाई y1 प्लस वी टी, जेड z1 प्लस सी टी। तो यहीं से कंपेयर कर लो। यहाँ पे मेरे को इससे कंपेयर करूँगी जब मैं x1 प्लस ए टी से, तो x1 कितना है 1 एंड a कितना है, डायरेक्शन रेशो 5 एंड साथ में t की जगह म्यू, t की जगह म्यू लिख दिया इन्होंने। तो x1 मुझे 1 दिख रहा है, वाई यहाँ पे y1 होता है ना, y के लिए क्या होता है यहाँ पे y1, तो y1 माइनस 5 दिख रहा है। और z1 क्या होता है इसमें देखो, हाँ z1 क्या होता है, ये जो है ये जो आगे वाले होते हैं ना, जो कॉफी टी या म्यू के साथ नहीं होते वो तो डायरेक्शन रेशो होते हैं, जो टी या म्यू के साथ है वो यहाँ डायरेक्शन रेशो होते हैं, और जो आगे वाले पॉइंट होते हैं वो आपके पासिंग पॉइंट होते हैं। तो पासिंग पॉइंट दिख ही रहा है मुझे, ये 1 है, ये -5 है, ये -6 है। तो कंपेयर करके मैंने ये देख लिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे चाहो तो आप इसे लॉन्ग मेथड से करना है तो कर लो, कि पहले तो आप इसे यहाँ लेके आओ, है ना, ये +1 5 थोड़ा आएगा पहले, ये तो मल्टीप्लाई में, पहले प्लस वाला यहाँ आके माइनस और फिर 5 डिवाइड में, तो ये म्यू आ गया। सेम ऐसे यहाँ भी म्यू आ जाएगा, ये -5 को +5 करो, इसके आगे 1 है तो 1 नीचे, फिर ये -6 को यहाँ लाओ तो +6 और ये -3 नीचे आ गया। तो ये तीनों म्यू आ गए, है ना। अब आप इस इक्वेशन को लाइन की जो जनरल ये कार्टेशियन इक्वेशन होती है इससे कंपेयर कर लो। तो x1 1 आ गया, y1 प्लस नहीं होता, यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, तो y1 आपका -5 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, तो ये अगर माइनस लेते हो तो ये अंदर -5 बचेगा। तो y1 आपका -5 है और z1 आपका प्लस, यहाँ भी प्लस है तो इसलिए माइनस लाना चाहिए, तो -6 होगा। तो 1 -5 -6। या फिर एक और तरीका है, आप क्या करो, ये जो एक पॉइंट है ना 1 कोई भी जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें आपको सब में ट्रायल एरर मेथड लगाना पड़ेगा। 1 -5 6 को ना आप x की जगह 1 रख लो, यहाँ पे x की जगह क्या रख लो 1, तो म्यू की वैल्यू देखो कितनी आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे y की जगह -5 रख लो और फिर देखो म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, फिर 6 रख के देखो, फिर देखो म्यू की वैल्यू, अगर तीनों में वैल्यू म्यू की सेम आ रही होगी इस वाले पॉइंट को रख के, तो आपका आंसर मतलब ठीक है। ऐसे ये वाला पॉइंट रखो, ऐसे ये वाला रखो, ऐसे वाला, तो ये वाला पॉइंट जब आप रखोगे ना x की जगह y की जगह और z की जगह, तो आपका म्यू ना हर बार सेम आंसर दे रहा होगा, तो यानी ये वाला आंसर ठीक है आपका। अदरवाइज तो ये जनरल फॉर्म, ये वाला फॉर्म से भी आप इसे कंपेयर कर सकते हो, नहीं तो मैंने सबसे ईजी तरीका जो बताया था अभी, कि जब भी x y z दिया हो तो आप इसे इस वाले फॉर्म से कंपेयर कर लिया करो। जो आगे पॉइंट होते हैं ना, जो आपके जो आपके टी या म्यू के साथ नहीं होंगे वो तो ABC होंगे डायरेक्शन रेशो, और जो आगे वाले पॉइंट होंगे वो आपके पासिंग पॉइंट होंगे। तो आपको पासिंग पॉइंट ही तो निकालना है, तो यहाँ पे 1 -5 -6 सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इनमें बोला था कि जो a है ना, a तो आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और b जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब इसमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है, तो ये सेट बना के दे दिया। देखो सेट a अंदर है, सेट b बाहर है, इसका मतलब a b का सबसेट है। इसका मतलब क्या, b अंदर है और a बाहर है, यानी b a का सबसेट है। और यहाँ पे a और b में थोड़ा ही कॉमन पार्ट है ना, और a और b बिल्कुल डिसजॉइंट है। तो यहाँ पे एक कंडीशन आपको पता होगी, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल में क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कि जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं ना वो कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। बट उल्टा अगर मैं बोलूँ कि सारे कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल हो, ये पॉसिबल नहीं है। सारे डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। अब डिफरेंशिएबल तो आपके b थे ना, और कॉन्टिन्यूस क्या थे a, यानी सारे डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं। तो यानी जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस का सबसेट है, डिफरेंशिएबल होगा तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही जाएगा। तो डिफरेंशिएबल यानी बी ए का सबसेट है, तो बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब वेन डायग्राम में बी ए का सबसेट है, तो बी अंदर आना चाहिए और ए बाहर आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन बी वाला बन रहा है। तो ऑप्शन बी डिफरेंशिएबल जो होता है ए यानी कॉन्टिन्यूस का सबसेट होता है, वो छोटा होता है और कॉन्टिन्यूस बड़ा होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे आपको शेडेड रीजन ना वाई की तरफ से दिया हुआ है। अच्छा, ये पूरे पे शेडिंग होती तो डबल भी कर देते, बट यहाँ पे पूरे पे शेडिंग नहीं, आधे पार्ट पे, तो
बाहर 2 तो नहीं आएगा। इतना देखो कैसे करना है। इसके लिए हमने जो कटिंग करी है वो वाई एक्सिस की तरफ से की है ना, तो वाई के हमने छोटे छोटे पार्ट किए, यानी डी वाई तो एक्स की तरफ से मैंने एक्स लिया है। जब डी वाई लेते तो यहाँ एक्स लेते हैं। अब वाई आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो आपको क्योंकि यहाँ पे एक्स को डी वाई में बदलना पड़ेगा, तो एक्स का स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हट के यहाँ पे रूट लगेगा। तो यहाँ पे जब आप वाई की तरफ से छोटे छोटे पार्ट ले रहे हो ना, तो डी वाई लोगे तो यहाँ एक्स लोगे। अब एक्स को आपको डी वाई में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो स्क्वायर हट के रूट वाई बन गया। तो एक्स की जगह रूट वाई डी वाई, एंड क्योंकि वाई की तरफ से आपने छोटे छोटे पार्ट लिए तो वाई की लिमिट लगेगी 4 तक है ना वाई की लिमिट, तो 0 to 4। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो रूट वाई डी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक फैक्ट्री है जो 2 प्रोडक्ट बनाती है एक्स वाई, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एक्स एंड वाई, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इस ये दिया है। आपको बोला है कि एक्स जो है नंबर ऑफ यूनिट एक्स के है और वाई जो है वाई के है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू? ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द डिफरेंस ऑफ द प्रॉफिट अर्न। ये मैक्सिमाइज द डिफरेंस तो नहीं दिखा रहा, प्लस दिखा रहा ना, ये तो गलत है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, टोटल प्रोडक्शन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेलिंग एक्स वाई। ये मैक्सिमाइज बता रहा है कि कितना मैक्सिमाइज, क्योंकि प्रॉफिट तो मैक्सिमम करना होता है ना, तो मैक्सिमाइज कितना हो रहा है, मैक्सिमाइज और कंबाइंड प्रॉफिट को दिखा रहा है। ये सी ऑप्शन इसका सही है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 16 का। नेक्स्ट देखो 17, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपको बोला कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो ए इक्वल टू बी है, ये मैं बता देती हूँ कैसे है। देखो आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ये मैट्रिक्स है क्योंकि, तो फिलहाल तो इसको ऐसे ही रखते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी को अंदर अंदर लेके जाओ, ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए का बी से करो, और ऑर्डर ध्यान रखना, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, यहाँ प्लस का साइन, फिर इसको इससे करोगे डिस्ट्रीब्यूटिव में तो पहले बी आएगा फिर ए आएगा, फिर ऐसे बी को बी से करोगे तो बी स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस का साइन। अब ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर कट गया। अब ये क्या आ गया, ए बी माइनस बी ए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा 0। तो अब ये इससे माइनस तो हो नहीं पाएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव नहीं होता मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए। तो इसलिए ऑप्शन बी वाली कंडीशन आपकी ठीक हो जाएगी, ए बी इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पी एंड क्यू आर रिस्पेक्टिवली द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स 3। अब बच्चे क्या करेंगे, इसको नहीं देखेंगे, इसको देख लेंगे बस, कहेंगे ऑर्डर तो 3 है, ऑर्डर तो 1 है और डिग्री 3 है। गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ना ये अभी सॉल्व होना बाकी है, इसका डी बाई डी एक्स निकलना बाकी है। पहले आपको इसका डी बाई डी एक्स करके सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप इसका ऑर्डर एंड डिग्री बताओगे। तो यानी कि डी बाई डी एक्स इसका करना पड़ेगा आपको, ठीक है, अभी नहीं निकाल सकते हो। हाँ अगर ये नहीं होता तो ऑर्डर 1 होता, डिग्री 3 होती, बट अभी ये भी है साथ में डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स करो, इसको थोड़ी देर के लिए एक्स मान लो, चेन रूल लगाओ, एक्स पे 3 पावर है तो क्या से करते हैं इसका डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 3 का 3 आगे आता है और इस पर 1 पावर कम हो जाती है। अब क्योंकि ये एक्स नहीं है चेन रूल से, तो इसका फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो सिंगल डेरिवेटिव का अगर डेरिवेटिव करोगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा, ओके, और 0 का तो 0 ही हो जाएगा, है ना। तो इस पे तो डेरिवेटिव वैसे भी नहीं, इसी पे था बस, तो इस पे डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो 3 आगे, इसको x माना था, x पे 3 था तो 3 आगे, x पे 1 पावर कम। अब क्योंकि ये x नहीं है तो इसका चेन रूल लगाओ, तो इसका जब सिंगल डेरिवेटिव का डेरिवेटिव फिर से करोगे तो डबल डेरिवेटिव आएगा। ऑर्डर आपको पता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये 1 ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये 2 सेकेंड ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर तो 2 होगा क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो 2 वाला है, तो ऑर्डर आपका 2 होगा, तो ऑर्डर 2 है। अब डिग्री क्या होता है, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जो भी आया है आपका उस पर जो पावर होती है, तो हाईएस्ट ऑर्डर तो 2 आया ना मेरा, ऑर्डर 2 यानी सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट ऑर्डर था। अब इस पर कौन सी पावर है, इस पर 1 पावर है, इस पर मत देखना पावर, ये आया ना आपका ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 आया है, तो इस पर कितनी पावर है, इस पर तो 1 पावर है ना, तो डिग्री आपकी 1 होती है। और ध्यान रखना डिग्री हर बार डिफाइंड भी नहीं होती है, कभी कभी साइन के साथ अगर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए या ई के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, कुछ ऐसे फंक्शन लॉग के साथ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्ट आ जाए, तो इस टाइप की, या 2 के ऊपर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, तो इस टाइप के जब भी फंक्शन बनेंगे ना तो वहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड है, याद रखना। बट यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं है, इसकी डिग्री डिफाइंड है, हाईएस्ट ऑर्डर पे जो पावर है वो उसकी डिग्री है। अब ऑर्डर आपका पी था, डिग्री आपकी क्यू थी, है ना, ऑर्डर आपका
ऑर्डर आपका पी था और क्यू आपकी डिग्री थी, पी एंड क्यू, तो ऑर्डर एंड डिग्री, पी ऑर्डर है, डिग्री क्यू है, आपको पी माइनस क्यू निकालना है। तो ऑर्डर 2 क्यू आपका 1 आया, तो माइनस करोगे तो 1 आएगा। ऑप्शन बी, किस किस बच्चे का ऑप्शन बी 1 आया है कमेंट करना, इस पे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसको नहीं देखे क्या पता। तो ऑप्शन बी 1 आंसर है इसका। नेक्स्ट देखो असर्शन रीजन, एक डायगोनल, अगर ए में डायगोनल एलिमेंट दे दिए इन्होंने, डायगोनल एलिमेंट का मतलब समझ गए कि डायगोनल एलिमेंट 3 5 2 है, बाकी जगह पे 0 0 है ना, तो ये इसका मतलब होता है। तो एक्चुअल में ए आपको ऐसा मैट्रिक्स दे दिया, इसका डायगोनल एलिमेंट है, बाकी जगह 0 0 है। तो इन्होंने बोला है क्या ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 है ये तो ठीक है, बट क्या स्केलर है? स्केलर में ना ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना ये सेम होने चाहिए थे। अगर ये 3 है तो ये 3 3 होना चाहिए था सारी जगह, 5 है तो 5 होना चाहिए था सब में। तो स्केलर में डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, तो ये असर्शन गलत है, ये स्केलर नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो असर्शन बिल्कुल गलत है। रीज़न देखो डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं, ये एक सही, देखो अभी मैंने जो डेफिनेशन दी स्केलर मैट्रिक्स की, इसके जितने भी नॉन जीरो एलिमेंट है यानी ये वाले डायगोनल एलिमेंट ये आपके इक्वल होने चाहिए थे, तभी ये स्केलर होता। अगर ये सारे इक्वल देते ना 3 3 3 तो ये रीज़न एक्सप्लेन भी कर रहा होता, तब ऑप्शन ए हो जाता आंसर, बट असर्शन ही गलत है, रीज़न चाहे सही हो, तो यहाँ पे तो डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। एजर्शन गलत, रीजन सही। नेक्स्ट देखो 20, एजर्शन है एवरी पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन ऑफ ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। नो, क्या सारे पॉइंट लीनियर प्रोग्रामिंग में फिजिबल रीजन के ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे? नहीं। अगर मान लो 2 पॉइंट ऐसे कटे तो ये सिर्फ कॉर्नर पॉइंट जो होंगे ना इसी में तो फिजिबल रीजन आएगा, इसी में तो आप मैक्सिमम मिनिमम निकालते हो। ये जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं इन्हीं में तो आप क्या करते हो, बाउंडेड में ये जो कॉर्नर पॉइंट आते हैं इन्हीं से तो सोल्यूशन निकलते हैं, इन कॉर्नर पॉइंट से मैक्सिमम या मिनिमम। तो ये बोला सारे पॉइंट यानी अंदर वाले पॉइंट भी क्या ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे? नहीं, ये गलत है, एजर्शन गलत है। रीजन बोल रहा है ऑप्टिमल सोल्यूशन लीनियर प्रोग्रामिंग में एग्जिस्ट एक या मोर कॉर्नर पॉइंट, यस, या तो एक पॉइंट होगा कॉर्नर या बहुत सारे होंगे। तो जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं ना फिजिबल रीजन में वहीं पे मिलता है, तो यही तो मैंने बताया कि सिर्फ जो कॉर्नर पॉइंट आएंगे उन्हीं पे आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा, तो रीज़न बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये बोलते कि कॉर्नर पॉइंट जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे तो ये एक्सप्लेनेशन भी ठीक होता और रीज़न भी ठीक होता, तो ए ऑप्शन होता, बट अभी फिलहाल एजर्शन ही क्योंकि गलत है, रीज़न सही हो भले ही, ऑप्शन डी इसका भी आंसर है। तो एजर्शन रीज़न दोनों के आंसर डी ऑप्शन है 1920 का। कमेंट करना किसने एजर्शन रीज़न सही किया है, एंड 1 से 20 तक किसके कितने सही है ये भी बच्चे कमेंट करेंगे, सारे बच्चे 1 से 20 तक बताएंगे कितने सही है आपके। नेक्स्ट हम इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी ये सारे क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी दे दो ताकि इसका मैं जल्दी से सोल्यूशन बना सकूं। तो इसका सेक्शन बी के क्वेश्चन वैसे तो प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना, मोस्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, सारे ही कराए हुए आए हुए। ये इसके सेक्शन सी के क्वेश्चन है। एग्ज़ाम बताना कैसा लगा आपको, ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है मैंने। इंटीग्रेशन करना था इसका, सेक्शन डी यूजिंग इंटीग्रेशन इसका एरिया निकालना था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्यू लाइन वाला क्वेश्चन है ये, फुट वाला भी करा रखा है। ये तो सिंपल सा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना था, ए बी फाइंड करना था, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करना था, इन्वर्स निकालना था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कमेंट करना कैसा गया एग्ज़ाम, और अदर सेट्स के अदर कोड्स को भी आपको आंसर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट को चेक कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इसका जो सोल्यूशन बनेगा नेक्स्ट पार्ट का उसका सोल्यूशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रैक्टिस करते रहिए।